हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। क्लास, आज हम करेंगे अपना 15वां पार्ट। जिससे पहले हम ये रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। तो हमने पिछली क्लास में क्या था, प्राचीन मुद्रा के रूप यानी कि एंशियंट फॉर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हमने समझा था कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से होते हैं। इसमें हमने देखा कैश, कॉइन, चेक और मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, ये क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो मुद्रा है उसको विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है। तो क्यों स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो किसी उस देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। और इसके बाद हमने देखा था कि जो करेंसी है उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्यों नहीं छाप सकते हम। ऐसा क्या है जो हम अगर अनलिमिटेड क्वांटिटी में पैसा छाप दें तो उससे हमारे देश को भले नुकसान होगा बजाय फ़ायदे के। तो इन चीज़ों पर हमने प्रकाश डाला था पिछले चैप्टर पर। आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ जिनकी हम आज बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, सॉरी लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। यानी जो बैंक हैं वो लोन, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है और बैंक कैसे कमाता है, इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे आज। उसके बाद हम दो क्रेडिट सिचुएशन को देखेंगे, यानी कि दो ऋण की जो स्थितियाँ हैं उनको देखेंगे। क्योंकि ऋण लेने से जो ऋण लेने वाला है उसको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो कैसे फ़ायदा होगा और कैसे नुकसान होगा, उन दो स्थितियों का हम दो कहानियों की मदद से देखेंगे। उन कहानी का नाम है स्टोरी ऑफ सलीम, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन को दिखाती है, और दूसरी है आपकी स्टोरी ऑफ सोपना, जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन्स को दिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन की चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि लोन जो है वो बैंक कैसे दे पाता है, उसके बाद हम समझेंगे कि जो लोन है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो जहाँ तक लोन एक्टिविटी की बात है बैंक की, आपने देखा होगा आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई बहन या आप भी अर्निंग करते हैं कहीं से, और उस अर्निंग में से कुछ पैसा आप कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पैसों को आप जोड़ लेते हैं। तो जो पैसा आप कंज्यूम कर लेते हैं वो तो खर्च हो गया आपका। अब जो सेविंग्स आपके पास बची वो क्या करते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसको इन्वेस्ट कर दो बची हुई सेविंग को, जैसे हम देखते हैं अक्सर हमारे घरों में हम कोई प्लॉट वगैरह ख़रीद लेते हैं या कोई गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा बढ़ता भी है और वो सेव भी रहता है। तो सपोज करिए हमने क्या करा, पे जो हमारी अर्निंग थी उसमें से हमने 50% तो हमने खर्च कर दी और 50% हमने बचा ली। और 50% जो हमने बचा ली, या जो अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं उन्होंने बचा ली, वो पैसा उन्होंने 50% कहाँ जमा कर दिया, बैंक के पास। अब बैंक के पास पैसा आ गया। अब जो उद्योगपति हैं या जो निवेशक हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन मांगते हैं। बैंक उनसे ज़रूरी कागजात लेता है, लोन देने के लिए उनसे सारी जांच पड़ताल करता है, और सारी जांच पड़ताल करने के बाद वो उनको लोन दे देते हैं। अब वो लोन देते कहाँ से हैं, बैंक देते हैं उस पैसे से लोन जो पैसा आदमी या लोग उनके पास जमा कराते हैं। मान लीजिए ABC 3 आदमी हैं, उन्होंने पैसा जमा कराया बैंक के पास और बैंक के पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब एक व्यापारी आता है जिसको पैसों की ज़रूरत है, वो कहता है कि मुझे 60,000 रुपये लोन चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, उससे ज़रूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसको 60,000 का लोन दे देगा। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, लोन को एडजस्ट करता है, यानी कि जो सेवर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनसे पैसा लेता है और उनको निवेशकों को उधार दे देता है। इससे कई फ़ायदे होते हैं, उस फ़ायदे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थी लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, यानी कि बैंक लोन देने के लिए पैसा कहाँ से लाता है, लोगों के पास से ही बैंकों के पास पैसा आता है। जो लोग बैंक में पैसे जमा कराते हैं उनमें से ही जो बैंक है वो लोगों को लोन देते हैं, या इन्वेस्टर्स को या उत्पादकों को लोन देते हैं। अब ऐसा करने से बैंक को क्या फ़ायदा होता है, बैंक को ये फ़ायदा होता है जब बैंक के पास लोग पैसे जमा करते हैं तो वो बैंक पर 4 या 5% बैंक से इंटरेस्ट पाते हैं।
लेकिन जब बैंक उस पैसों को आगे उधार देता है तो वो कम से कम 10-12% पर उधार देता है। यानी कि बैंक के क्या है, जब डिपॉजिट स्वीकार करता है तो उस पर तो कुल 4 या 5% ब्याज देता है, और जब खुद लोन देता है निवेशकों को तो उस पर 10 से 12% ब्याज लेता है। तो इन दोनों ब्याज के बीच में जो डिफरेंस है वो कमाई होती है बैंक की। इस तरीके से बैंक पैसा कमाता है। और भी सोर्स होते हैं, लेकिन ये भी एक मुख्य आय का आधार है बैंकों के लिए। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, लोन एक्टिविटी को अंजाम देता है। अब हम पढ़ेंगे दो क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में, यानी कि उधार लेने वाला कैसे, उसके लिए उधार नुकसानदेह भी हो सकता है और उसके लिए उधार फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे स्टोरी ऑफ सलीम, जो दिखाती है लोन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को। यानी कि ये स्टोरी बताती है कि लोन से पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है या लोन से फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो जहाँ तक सलीम की स्टोरी की बात है, इसमें 3 आदमी हैं। 3 आदमी में एक तो सलीम है जो क्या करता है, जूतों का निर्माण करता है, जूतों का निर्माता है। एक व्यापारी है जो जूतों को बेचता है, और एक चमड़ा देने वाला आदमी है जो चमड़े की सप्लाई करता है सलीम को। अब एक दिन क्या हुआ, त्यौहार का मौसम आने वाला होता है और सलीम के पास एक व्यापारी ये ऑर्डर लेके आता है कि मुझे आपसे 3000 जोड़ी जूते 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। अब जो सलीम है वो कहता है ठीक है, मैं आपको 1 महीने के अंदर 3000 जोड़ी जूते दे दूंगा। लेकिन सलीम के पास पैसे नहीं होते उन्हें बनाने के लिए, और ना ही उसके पास चमड़ा होता है, ना ही उसके पास वर्किंग कैपिटल होती है। तो वो क्या करता है, 2 तरीके आजमाता है। तरीके क्या हैं, तरीके ये हैं कि वो क्या करता है, जो व्यापारी है सलीम उससे 1000 जूतों के एडवांस में पैसे ले लेता है। सलीम क्या करता है, जो व्यापारी है 3000 जूते का जिसने ऑर्डर दिया है उससे 1000 जूतों के पैसे पहले ही ले लेता है। दूसरा वो कहाँ से क्या करता है, जो चमड़े का सप्लायर है उससे वो 3000 जोड़ी जूतों का चमड़ा एक साथ ले लेता है उधार, और उससे कहता है कि मैं आपको आपकी पेमेंट 1 महीने के बाद कर दूंगा। तो इन 2 सोर्स से सलीम जो है पैसे इकट्ठा करता है। अब सलीम के पास जो चमड़ा है वो भी आ गया जूते बनाने के लिए, और उसके पास जो कार्यशील पूंजी है, जो छोटे मोटे खर्चों के लिए, सुई धागे के लिए या सीलने के लिए, चमड़े को जूते बनाने के लिए जो वर्कर चाहिए उनके लिए जो पैसे हैं वो भी उसने इकट्ठे कर लिए। तो 2 तरीके से उसने अपने फंड को रेज़ कर लिया। चमड़ा भी आ गया अब उसके पास, और उसके पास जो ऊपर के खर्चे करने हैं चमड़े से जूते बनाने में, उसके लिए भी पैसा आ गया। अब क्या होता है, सलीम काम शुरू कर देता है और वो उन चमड़ों के जूतों को 1 महीने से पहले बना लेता है। अब जब वो 1 महीने से पहले वो चमड़े के जूतों को बना लेता है तो वो चमड़े के जूते क्या करता है, उस व्यापारी को दे देता है जिसने उसे ऑर्डर दिया था। तो व्यापारी क्या करता है, 1000 जूतों के तो पैसे वो पहले ही दे चुका था, अब वो सिर्फ 2000 जोड़ी जूतों के पैसे और दे देता है। तो सलीम के पास 3000 जोड़ी के जूते, 3000 जोड़ी जूतों के पैसे आ जाते हैं। अब सलीम पे एक कर्जा रह गया, किसका, चमड़े का। तो क्योंकि चमड़ा उसने उधार लिया था तो सलीम के पास अब 1 महीने बाद प्रोडक्शन बेचने से व्यापारी ने पैसे दे दिए, तो सलीम के पास पैसे आ गए। तो सलीम ने चमड़ा व्यापारी को भी, ये चमड़ा सप्लायर जो है उसको भी उसके पैसे चुका दिए जो चमड़ा उसने उधार लिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सलीम है, सलीम के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन सलीम फिर भी बैंक से या किसी दूसरे सोर्स से उधार लेकर किस तरीके से वो अपनी इनकम को जनरेट करता है, जबकि उसके पास शुरू में कुछ भी पैसे नहीं थे। तो इस तरीके से लोन क्या है, एक पॉजिटिव काम भी करता है और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये तो था पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन। अब हम देखेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन। अगली कहानी है स्टोरी ऑफ स्वप्ना, जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन को दिखाती है, यानी कि लोन के नकारात्मक प्रभावों को दिखाती है। स्टोरी सुनाते हैं, फिर हम बात करेंगे कि जो लोन है उसको विस्तार से समझेंगे कि लोन कैसे फ़ायदा करता है और कैसे नुकसान कर सकता है। तो स्टोरी ऑफ सपना की बात करें तो एक स्टोरी इसमें ये है कि सपना जो है एक ग्रामीण महिला होती है। उसके पास 3 एकड़ की ज़मीन होती है गांव में, जिस पर वो खेती कर सकती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते खेती करने के लिए। तो वो क्या करती है, एक साहूकार से पैसे उधार लेती है और अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। अब पैसे उधार लेने के बाद वो खेती करती है और सारे काम
खेती करने के, फसल जोतने के कर देती है। लेकिन जो फसल है वो कीटनाशकों की वजह से ख़राब हो जाती है और उसकी जो इनकम है वो ख़त्म हो जाती है और उस पर जो कर्जा जो उसने साहूकार से लिया था वो बकाया रह जाता है, वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाती और साल के अंत में उस पर ब्याज भी चढ़ते चढ़ते वो एक बड़े अमाउंट में बदल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो स्वप्ना है वो एक ऋण के जाल में फंस जाती है। अब स्वप्ना की तकलीफ़ ये बढ़ गई कि जो लोन उसने लिया था वो लोन कैसे चुकाए, क्योंकि उसके पास पैसे हैं नहीं और फसल भी बर्बाद हो गई। तो वो क्या करती है, दोबारा से लोन लेती है किसी और व्यक्ति से या किसी और साहूकार से, और लोन लेने के बाद वो दोबारा से खेती करती है। किस्मत से इस बार उसकी खेती पर कीटनाशकों का हमला नहीं हो पाता और वो फसल उगा पाती है। उस फसल को बेचकर वो कुछ पैसे कमा लेती है। अब लेकिन जो पैसे वो कमाती है वो इतने पैसे नहीं होते कि जो कर्ज के जाल में वो फंस चुकी है उस पूरे कर्ज को चुका सके और अपनी जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरी कर सके। तो इस तरीके से क्या होता है, वो अपनी एक ऋण के जाल में फंस जाती है, गरीबी में फंस जाती है। तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि अगर लोन पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है तो लोन के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। अब स्वप्ना का क्या हुआ इस कहानी में, वो ऋण के जाल में फंस गई और उस जाल से निकलने के लिए उसने क्या किया, अपनी 3 एकड़ ज़मीन में से 1 एकड़ ज़मीन या कुछ ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया और उस टुकड़े को बेचकर उसने साहूकार के लोन को चुका दिया। इससे क्या हुआ, उसकी जो आर्थिक हालत है और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस तरीके से लोन क्या है, नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है। तो ये थी 2 कहानी। अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लोन के और क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं लोन के। पहला है एम्प्लॉयमेंट। लोन जो होता है वो क्या करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। कैसे, मिसाल के तौर पे जैसे हमने सलीम के केस में देखा कि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने क्या करा, बैंक से लोन लिया और अपनी खेती और अपने उसमें बिजनेस में लगाया, जूते का निर्माण किया और वो इस तरीके से अपने रोज़गार को उसने अचीव कर लिया और पैसे कमा लिए। तो इस तरीके से लोन क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, रोज़गार भी देता है। दूसरा है रिमूव पॉवर्टी। अगर हम सलीम वाली कहानी की बात करें तो उसमें सलीम गरीब आदमी था, गरीब निर्माता था जूतों का, लेकिन उसने लोन के ज़रिए से क्या करा, अपनी गरीबी को दूर कर लिया और पैसे कमा लिए। तीसरा है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। लोन लेने से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है वो लोन इसलिए लेता है कि वो लोन लेकर उसको इन्वेस्ट कर सके और कुछ प्रॉफिट कमा सके। लोन लेने पर जो कर्जा दिया जाता है उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जो लोन लिया है किसी व्यापारी ने उस पर वो इंटरेस्ट भी देगा। तो उस इंटरेस्ट को घटाने के बाद अगर उसको इतनी आय होती है कि इंटरेस्ट को घटाने के बाद भी उस पर कुछ पैसा बच जाता है तो वो उसका प्रॉफिट कहलाता है। तो इस तरीके से जो लोन है वो प्रॉफिट भी क्रिएट करता है। जैसे सलीम की कहानी के अंतर्गत हुआ था कि उसने अपने लोन भी चुका दिए, लोन पर ब्याज भी चुका दिया और उसने जो है अपने प्रॉफिट को भी अर्न कर लिया, अपनी इनकम भी कमा ली। अगला पॉइंट है इम्प्रूव सॉल्वेंसी पावर। सलीम की कहानी लेते हैं फर्दर। पहले सलीम के पास कुछ भी नहीं था और उसने ऋण लिया था। अब ऋण लेने के बाद उसको ऋण चुकाना भी था तो उसने जो लोन लिया था उसको उसने इन्वेस्ट करा जूतों में और इस तरीके से उसने अपने लोन को चुका दिया और अपना प्रॉफिट और इनकम भी कमा ली। तो इस तरीके से लोन ने क्या करा, जो लोन सलीम ने व्यापार करने के लिए लिया था उस लोन ने उनकी जो सॉल्वेंसी पावर है वो भी बढ़ा दी। इस तरीके से सलीम ने जो लोन लिया था वो जो कर्जा लिया था सलीम ने उसको पेमेंट कर पाता है। तो इस तरीके से जो सलीम है उसकी सॉल्वेंसी पावर भी बढ़ जाती है। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्में होती हैं वो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती, वो अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो सपोज करिए एक व्यापारी है आमिर और आमिर के पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए में वो बिज़नेस में लगा देता है, कपड़ों के बिज़नेस में लगा देता है। अब वो देखता है कि मुझे जूते का भी व्यापार करना चाहिए तो वो क्या करेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है जूतों में लगाने के लिए और उसकी सेल इतनी अच्छी है नहीं कि वो उस सेल को आधार बनाकर और दूसरे काम को बढ़ा सके। तो वो क्या करता है, लोन लेता है और जूतों का व्यापार शुरू कर देता है और जूतों में भी वो अच्छी कमाई कर लेता है। तो इस तरीके से उसने लोन के ज़रिए से क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। पहले वो केवल
पहले वो केवल जूते बना रहा कपड़े बना रहा था, अब वो जूते भी बना पा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो लोन उसके लिए बिजनेस को एक्सपेंड करने का आधार बन गया। अगला है जीडीपी ग्रोथ। देखो, जब लोन लिया जाता है वो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही लिया जाता है, और जब लोग इन्वेस्ट करते हैं लोन लेकर तो क्या होता है, जो प्रोडक्शन है भारत में वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोग पैसा लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बिजनेस में लगा देते हैं, फिर बिजनेस से प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, जब पूरे देश में प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की है, जीडीपी ने ग्रोथ किया है, या इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह देते हैं। तो इस तरीके से जो लोन है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो करता है। लास्ट इसका एस्पेक्ट कि ये हो सकता है कि जो सेविंग्स हैं, जैसे हम बैंक की ऋण प्रक्रिया हमने देखी, उसमें बैंक क्या करता है, लोगों की सेविंग्स को अपने पास रखता है और उन सेविंग्स को इन्वेस्टर्स को दे देता है, और वो इन्वेस्टर्स उन सेविंग को बिजनेस में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाती हैं, और इन्वेस्टमेंट में बदलने के बाद वो भारतीय की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से जो सेविंग्स हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट में बदल जाती हैं, और जो देश है और जो व्यक्ति है उन दोनों का ही आर्थिक कल्याण हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे जो नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं लोन लेने के। तो पहला नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ सकता है कि जब लोन लिया जाता है तो उससे जो है कर्ज का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि लोन पर हमें ब्याज भी देना पड़ता है। अब कोई जैसे हमने उसकी कहानी पढ़ी थी स्वप्ना की, तो उसमें वो ऋण के जाल में फंस गई थी, क्योंकि ऋण जो है उस पर ब्याज भी देना पड़ता है, और वो उसकी पहली फसल सही नहीं हो पाई थी, जिस वजह से ब्याज के लगातार लगने से उसका जो अमाउंट था डेट का वो बढ़ गया और वो ऋण के जाल में फंस गई। तो इस तरीके से लोन क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी शो करता है। लोन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, जो क्या है, इंक्रीज डेट बर्टन, यानी कि जो ऋण का बोझ है उसको बढ़ा देता है लोन। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है नेगेटिव कि इंक्रीज गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। अब जो गरीब है वो इंटरेस्ट पर क्योंकि लोन लेता है, तो ब्याज की वजह से अगर उसकी कमाई ना हो पाए किसी वजह से, तो उस पर ब्याज का भी भार पड़ जाता है। और जो गरीब है उसकी इनकम एक तो वैसे ही थोड़ी होती है, और दूसरी जो होती भी है वो सारी ब्याज की पेमेंट करने में चली जाती है। तो इससे क्या होता है, जो अमीर है जिसने लोन दिया है वो और अमीर होता चला जाता है, और गरीब जो है वो और गरीब होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो अमीरी और गरीबी का गैप है हमारे देश में वो बढ़ जाता है, यानी कि हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। तीसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है नॉट फॉर पुअर्स, यानी कि जो लोन है वो अक्सर अमीर लोगों को ही दिया जाता है। बैंक जो होते हैं वो गरीब आदमियों को लोन नहीं देते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये लोग बाद में इसकी रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो गरीबों को लोन नहीं मिल पाता। लोन का फ़ायदा भी अक्सर अमीर लोग ही उठा पाते हैं। अगला है सिक्योरिटी और मॉर्टगेज। जो लोन बैंक देता है या कोई भी साहूकार लोन देता है, वो लोन को ऐसे ही नहीं दे देता, वो उसके लिए अपने पास कुछ चीज़ों को गिरवी रखता है। जब कोई एसेट उनके पास गिरवी रखी जाती है तो उसके बदले में ही वो लोग, जो बैंक या साहूकार हैं, वो लोन देते हैं। अब लेकिन गरीब आदमी के पास तो कोई संपत्ति नहीं होती, जब कोई संपत्ति होती नहीं है तो वो गिरवी भी नहीं रख पाते, और जब गिरवी नहीं रख पाते तो उन्हें भी बैंक नहीं मिलता। तो मॉर्टगेज की वजह से भी लोन गरीबों को नहीं मिलता, ये भी एक लोन का नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगला है अफेक्ट मेंटल हेल्थ। जैसे हमने स्वप्ना के केस में देखा कि लोन के जाल में वो फंस गई थी, ऋण के जाल में फंस गई थी, गरीबी में फंस गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, उसको टेंशन रियलाइज़ होने लगी थी, और टेंशन की वजह से उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ गई थी। तो एक टेंशन जो हो जाती है लोन की वजह से वो भी ज़्यादा हो जाती है, अगर लोन का पैसा जो हमने लिया है वो हमें प्रॉफिट कमा के ना दे। तो मेंटल हेल्थ भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है लोन का, यानी कि लोन लेने से आदमी की जो मानसिक क्षमताएं हैं वो कमज़ोर होती हैं, क्योंकि वो तनाव में या टेंशन में गिर जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की क्लास, इसके बाद हम इसका अगला पार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। जब तक के लिए धन्यवाद।